रचना ने जल्दी जल्दी पर्स लिया। अभी घर से निकली ही थी कि उसकी चप्पल टूट गई। पहले से ही देर हो चुकी थी। उस पर यह चप्पल। आज यह महीने का तीसरा दिन था जब वो ऑफिस पहुंचने में लेट हो गई थी। मैनेजर गुस्सा भी करेगा और आधे दिन की तनख्वाह काटेगा सो अलग। अपनी टूटी चप्पल पे उसे गुस्सा आ रहा था। 3 बार तो उसे पहले ही ठीक करवा चुकी थी। पिछली बार तो मोची ने भी कहा था कि यह चप्पल अब फेंक दो, पूरी तरह घिस चुकी है। ठीक कर भी दूं तो ज्यादा नहीं टिकेगी। असली गुस्सा तो उसे अपनी किस्मत पर आ रहा था। 23 साल की उम्र में रमेश से उसकी शादी हुई थी। रमेश एक फौजी था। पिता को बड़ा गर्व था कि बेटी के लिए फौजी ढूंढा है, देश की रक्षा करता है। कितने सम्मान की बात है। क्या काम का ऐसा पति जो देश की रक्षा करता रहा और अपने परिवार को राम भरोसे छोड़ दिया। आज अगर रमेश होता तो ऐसे चप्पल ना घिसने पड़ते। दिन भर की थकान के बाद जब घर पहुंची तो देखा बीमार सास की तबीयत और खराब हो चुकी थी। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना था। ऑफिस से लौटकर सुस्ताने का भी मौका नहीं मिला। रचना घर, ऑफिस, सास, बच्चे और आर्थिक जिम्मेदारियां संभालते संभालते थक चुकी थी। सास को हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसी वक्त बाजू वाले बेड के जवान मरीज की मौत हुई। उसकी जवान बीवी को रोते देख रचना के सामने रमेश की मौत का दृश्य आ गया। रचना की शादी को 3 साल हुए थे। रमेश की पोस्टिंग अलग अलग जगह रहती। रचना सास के साथ रहती। छुट्टी मिलने पर रमेश घर आता। उस बार उसे घर आए 1 हफ्ता ही हुआ था। मिंटू 2 साल का था, लेकिन अपने पापा को ठीक से पहचानता नहीं था। उसके पास जाता नहीं था। अभी थोड़ा थोड़ा ही रमेश से घुलने मिलने लगा था कि रमेश की छुट्टियां कैंसिल होने का ऑर्डर आया। कारगिल में युद्ध छिड़ गया था और फौजियों को छुट्टी पर से वापस बुलाया जा रहा था। रमेश के जाने के 15 दिन बाद रमेश की मौत की खबर आई। वह बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। उसके कारगिल जाने के बाद रचना की उससे बात ही नहीं हो पाई थी। वह उसे बता भी नहीं सकी कि वह फिर से बाप बनने वाला था। चिंटू रमेश के प्यार से वंचित रहा। देखा जाए तो मिंटू को भी कहाँ बाप का लाड़ प्यार मिला। बेचारा पिता से पहचान हुई थी कि रमेश को जाना पड़ा। रमेश बहुत बहादुरी से लड़ा था। हर जगह उसकी बहादुरी के किस्से सुनाई देते थे। वर्तमान पत्र, टीवी, रेडियो, हर जगह रमेश की चर्चा थी। रमेश की माँ और रचना को भी बहुत आदर मिलता। रमेश को मरणोपरांत सम्मानित भी किया गया। माँ ने आवाज दी और रचना वर्तमान में लौट आई। क्या फायदा ऐसे मान सम्मान का। भारत माँ की रक्षा करने चले गए और अपनी माँ को बेसहारा छोड़ गए। कितनी दिवाली माँ ने रो के काटी है। कितने करवा चौथ पर मेरा मन रोया है। देश के बच्चों का सुरक्षित भविष्य देने के लिए कुर्बान हो गए और खुद के बच्चे बाप की सूरत भी ना देख पाए। उनके भविष्य का कोई विचार नहीं किया। लाखों माँ, लाखों पत्नी, सैकड़ों बच्चे, सबके बारे में सोचा। खुद की माँ, पत्नी और बच्चों का क्या होगा यह कभी नहीं सोचा। आदमी का सबसे पहला फर्ज उसके खुद के परिवार के प्रति होता है। जानवर भी अपने परिवार को पालता है। अपने परिवार के प्रति एक भी फर्ज निभाए बगैर बस देश के लाखों परिवार को सुरक्षित करने निकल पड़े। रचना सोचती रही। सरकार से जो आर्थिक मदद मिल रही थी वह घर का खर्च, माँ जी की दवाई, दोनों बच्चों की पढ़ाई सबके लिए काफी नहीं थी। रचना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छी नौकरी करवाना चाहती थी ताकि जब वह बूढ़ी हो तो उसका बेटा उसका सहारा बने। उसकी बहू अपने पति के साथ सारे त्योहार मनाए। उसके पोते अपने पिता के साथ खेले, उनसे जीवन का मार्गदर्शन पाए। जीवन की जिम्मेदारियों को अकेले ढोते ढोते जब रचना थक जाती तो अपने पिता से शिकायत करती, क्यों करवाई मेरी शादी फौजी से, कहीं और होती तो खुश होती। अरे तेरा पति देश के लिए कुर्बान हुआ है, तुझे उस पर गर्व होना चाहिए। उसने अपने जीवन को सार्थक कर दिया। उसके पिता उसे समझाते। सोहन रात को हॉस्पिटल आया अपनी दादी के पास रुकने ताकि उसकी माँ घर जाकर रात को अच्छी नींद ले तो सुबह ऑफिस समय से पहुंच सके। रचना को हॉस्पिटल से निकलते निकलते 9:30 बज गए। हॉस्पिटल शहर से थोड़ी दूरी पर था।
पर जाने वाले सड़क सुमस थी। रचना ने देखा एक 17-18 साल की लड़की भी राह पर चल रही थी। रचना तेजी से चली और उसके साथ हो गई और बोली, ए लड़की, ऐसे सड़क पे इस समय घर से बाहर क्यों निकली? कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो सरकार को दोष देगी, कानून व्यवस्था पर उंगली उठाओगी, पर अपनी सुरक्षा खुद करने की नहीं सोचोगी। मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने ले आई थी। मेरे घर में मैं और मेरे पापा ही हैं। इस शहर में किसी को जानते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ थोड़े दिनों पहले रहने आए हैं। पापा को भर्ती किया, फिर घर जाकर उनके लिए खाना बनाकर ले आई। अब उन्हें खिलाकर वापस घर लौट रही हूँ। अचानक सामने से मोटरसाइकिल की तेज रोशनी दोनों की आंखों पर पड़ी। तेजी से मोटरसाइकिल उनके पास आकर खड़ी रही और बाइक सवार लड़की को छेड़ने लगे। रचना उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी। उसमें से एक ने रचना को जोर से धक्का दिया और जमीन पर गिरा दिया। दूसरे ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगा। रचना ने एक पत्थर उठाकर एक के सिर पर जोर से दे मारा। वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। दूसरे आदमी ने एक छुरी निकाली और रचना के पेट में घुसा दी। इतने में लड़की ने अपना हाथ छुड़ा लिया, अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन किया। यह देखकर दोनों भाग निकले। रचना का खून तेजी से बह रहा था। तब आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। दर्द से कराह रही थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ खबर नहीं। आंखें खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अपने आप को जिंदा देखकर ताज्जुब हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसके नसीब अच्छे थे कि हॉस्पिटल पास ही था, तो उसे तुरंत मेडिकल एड मिल गई, नहीं तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। थोड़ी देर बाद वह लड़की जिसको रचना ने बचाया था उसे मिलने आई। उसको धन्यवाद कहने लगी। रचना को अपने पिता के शब्द याद आ गए, रमेश ने अपना जीवन सार्थक किया है। उस लड़की को एक खरोच भी नहीं आई थी। उसे देख रचना को भी लगा कि उसने भी अपना जीवन सार्थक कर दिया है। बहुत ही अद्भुत एहसास था। उस एहसास को शब्द देना मुश्किल था। दिल में सुकून और मन में तृप्ति थी। रमेश से अब कोई शिकवे नहीं रहे। जब वह लड़ रही थी तब उसने नहीं सोचा कि उसकी बूढ़ी बीमार सास उसके सहारे है। उसने नहीं सोचा कि उसके बिन बाप के बच्चे माँ को भी खो देंगे। उसे अब महसूस हुआ कि एक लड़की को अगर बचा के उसे इतना सुकून मिल रहा है तो रमेश ने तो सैकड़ों लोगों के लिए जान बिछा दी थी। पापा सही कहते थे, रमेश ने अपना जीवन सार्थक कर दिया। अपने परिवार के बारे में तो हर कोई सोचता है, लेकिन उससे ऊपर उठकर आप किसी के बारे में सोचो तो वह इंसानियत है। वरना अपने परिवार का ख्याल तो जानवर भी रखता है। श्रेष्ठ मानवता उसे कहते हैं जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करते हो जिसे आप पहचानते भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। एक फौजी श्रेष्ठ मानवता का उत्तम उदाहरण है। रचना को आज अपने पति पर दिल से गर्व हुआ। उसने तय कर लिया कि उसके दोनों संतान भी फौज में जाएगी। तो दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। पूरे कस्बे में यह खबर फैल गई थी कि सेवा सिंह की बारात लौट आई है और वह अपनी बहू को लेकर आ गया है। छोटा सा पहाड़ी कस्बा, मुश्किल से 200 मकान, 8-10 दुकानें, एक इंटर कॉलेज और ब्लॉक कार्यालय, बस यही सब मिलकर वह कस्बा बनता था। सभी एक दूसरे से परिचित थे और सभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। खबर सुनते ही कस्बे की औरतें अपने अपने काम छोड़कर सेवा सिंह के यहाँ पहुंचना शुरू हो गई थी। देखते ही देखते वहां औरतों का जमघट लग गया था। सबके मन में सेवा सिंह की बहू को देखने की गहरी उत्सुकता थी। सभी रस्में पूरी करने के बाद सेवा सिंह की मां ने अपनी बहू को सबके सामने लेकर आई। बहू की सुंदरता देख सारी औरतें उसे अपलक निहार रही थी। वह बहुत सुंदर थी। मां के इशारे पर उसने बड़ी श्रद्धा से कस्बे की सारी औरतों के पैर छुए। बहू की सुंदरता और शालीनता ने सभी औरतों का मन मोह लिया। सभी औरतों ने बहू को जी भरकर आशीषें दी। औरतों ने सेवा सिंह की मां को बधाई देते हुए कहा, बहुत सुंदर और सुशील बहू लेकर आया है तुम्हारा बेटा।
सेवा सिंह। वो हमारे कस्बे की अब तक की सबसे सुंदर बहू है। सेवा सिंह की माँ खुशी से फूलकर कुप्पा हो गई थी। सेवा सिंह अनीता जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद खुश था। अनीता घरेलू कामों में बहुत निपुण थी। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती कि सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। सेवा सिंह का परिवार बहुत छोटा था। वह, उसकी बड़ी बहन रीना और माँ। जब सेवा सिंह 8 वर्ष का था तभी उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। माँ ने ही उसे पाला पोसा था। रीना की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में रहती थी। अपनी शादी के बाद पहली बार रीना अपने भाई की शादी में 10 दिन अपने मायके में रुकी। अनीता ने अपने व्यवहार और आत्मीयता से रीना का दिल जीत लिया। वह अनीता जैसी सुंदर और प्यार करने वाली भाभी पाकर बड़ी खुश थी। सेवा सिंह की माँ अपनी बहू को आशीषें देते नहीं थकती। सेवा सिंह कस्बे के इंटर कॉलेज में चतुर श्रेणी कर्मचारी था। उसके वेतन से घर का खर्चा आराम से चल जाता था। हंसी खुशी के बीच कब 8 साल गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। अब सेवा सिंह 2 बेटों का पिता बन चुका था। बड़ा बेटा विकास सिंह 5 साल का और छोटा बेटा अनूप सिंह 3 साल का हो गया था। दोनों दादी दादी करके सेवा सिंह की माँ के पीछे पीछे दौड़ते तो वो फूले नहीं समाती। घर में बच्चों की हंसी और किलकारियों गूंजती रहती। बड़ी हंसी खुशी के साथ दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन सेवा सिंह की माँ इस दुनिया से चल बसी। अनीता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कई दिनों तक रिश्तेदार एवं कस्बे के लोगों का आना जाना लगा रहा। अनीता को अपनी सास की कमी बहुत खलती। कई दिनों तक वो बहुत गुमसुम सी रही। कहते हैं कि समय का मरहम बड़े बड़े से घाव को भर देता है। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया और जिंदगी फिर से पुराने ढर्रे पर चल निकली। एक दिन अनीता ने सेवा सिंह से कहा कि वह आगे पढ़ना चाहती है। यह सुनकर सेवा सिंह बड़ा खुश हुआ। अनीता हाई स्कूल पास थी। सेवा सिंह ने अपने कॉलेज से ही अनीता का इंटर का प्राइवेट फॉर्म भरवा दिया और उसे किताबें लाकर दे दी। अनीता को पढ़ने में बड़ी रुचि थी। वह घर का सारा काम निपटाने के बाद पढ़ने बैठ जाती और देर रात तक पढ़ती रहती। बच्चों का और सेवा सिंह का वह पहले की तरह ही पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे परीक्षा पास आ गई। अनीता ने परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया। जब परीक्षा का परिणाम जारी हुआ तो अनीता 2nd डिवीजन पास हुई थी। अनीता और सेवा सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अनीता की आगे पढ़ने की इच्छा और बलवती हो गई थी। उस कस्बे में इंटर तक की शिक्षा की ही व्यवस्था थी। अनीता के आग्रह पर सेवा सिंह ने जिला मुख्यालय के कॉलेज से उसका बीए प्रथम वर्ष का प्राइवेट फॉर्म भर दिया। अनीता पर पढ़ाई की धुन इस तरह सवार थी कि उसने बिना किसी ट्यूशन के 3 साल में अच्छे नंबरों के साथ बीए उत्तीर्ण कर लिया। बच्चे अब बड़े हो गए थे और कॉलेज जाने लगे थे। अनीता घर के कामों और बच्चों की देखभाल में कोई कोताही नहीं बरतती थी। सेवा सिंह का भी वह पूरा ख्याल रखती। इन सब से सेवा सिंह का अनीता के प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो गया था। एक शाम बातों ही बातों में अनीता ने सेवा सिंह से कहा कि वह बीटीसी करना चाहती है। पहले तो सेवा सिंह आनाकानी करने लगा। वह अनीता को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं था, मगर अनीता द्वारा काफ़ी मान मनोबल करने तथा काफ़ी समझाने के बाद वह उसे बीटीसी कराने के लिए तैयार हो गया। सेवा सिंह के कॉलेज में जिले के शिक्षा अधिकारी आते जाते रहते थे। सेवा सिंह उनकी बड़ी सेवा करता था, इसलिए सब सेवा सिंह से बड़े खुश रहते थे। सेवा सिंह ने अधिकारियों की बड़ी खुशामद करके अनीता का एडमिशन बीटीसी में करा दिया। उस समय बीटीसी में प्रवेश के लिए आजकल जैसी मेरिट नहीं बनती थी, इसलिए अधिकारियों की सिफारिश काम कर जाती थी। अनीता का एडमिशन पड़ोस के ही मैदानी जिले की डाइट में हुआ था। अब 2 साल अनीता को वहीं रहना था। सेवा सिंह उसके साथ गया और भागदौड़ करके एक परिवार में उसे कमरा किराए पर दिला दिया। अनीता वहीं रहकर बीटीसी की पढ़ाई करने लगी। वह हर शनिवार की शाम को घर आ जाती और सोमवार सुबह जल्दी वापस लौट जाती। रविवार को वह सबके लिए कोई न कोई खास व्यंजन बनाती। वह दिन भर काम में लगी रहती और बच्चों तथा सेवा सिंह के लिए हमेशा कुछ न कुछ बनाकर रख जाती। अब
सेवा सिंह पर घर के काम का बोझ बढ़ गया। बच्चे भी बड़े हो गए थे और वे सेवा सिंह का हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए और बीटीसी करने के बाद अनीता घर लौट आई। अनीता के लौट आने से परिवार में फिर हंसी खुशी का माहौल बन गया था। सेवा सिंह खुद केवल कक्षा 8 पास था, मगर उसे इस बात पर बड़ा गर्व होता था कि उसकी पत्नी ने बीटीसी कर ली है और 1-2 साल बाद वह टीचर बन जाएगी। अनीता फिर से अपनी गृहस्थी में रम गई। उसकी दुनिया तो बस अपने बच्चों और पति सेवा सिंह तक ही सीमित थी। इनकी खुशी के लिए वह दिन रात काम में जुटी रहती। बड़ी हंसी खुशी के साथ समय गुजर रहा था। ऐसे में ही एक दिन डाक से अनीता का नियुक्ति पत्र आ गया। जहाँ से उसने बीटीसी की थी, उसी मैदानी जिले में उसकी नियुक्ति टीचर के रूप में बेसिक स्कूल में हुई थी। नियुक्ति पत्र देखकर सेवा सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वह अपने कॉलेज में और आस पड़ोस में सबको बता आया था कि उसकी पत्नी अनीता टीचर बन गई है। मगर अनीता ज़्यादा खुश नहीं थी। उसने सेवा सिंह से कहा कि तुम सबको छोड़कर मैं इतनी दूर नौकरी करने नहीं जाऊंगी। ट्रेनिंग की बात और थी, केवल 1.5-2 साल रहना था, मगर अब तो पता नहीं कितने साल वहां अकेले रहना पड़े। ऐसी नौकरी से क्या फायदा जो पति और बच्चों से ही दूर कर दे। सेवा सिंह ने उसे समझाया कि देखो, बच्चे बड़े हो गए हैं, आगे दोनों को अच्छी शिक्षा दिलाकर बड़ा आदमी बना सके, इसके लिए तुम्हारा नौकरी करना जरूरी है। सेवा सिंह के बहुत समझाने बुझाने के बाद किसी तरह अनीता नौकरी करने के लिए तैयार हुई थी। सेवा सिंह खुद उसे वहां छोड़ने गया। संयोग से पुराने मकान मालिक के यहाँ ही एक कमरा खाली मिल गया। अनीता वहां रहकर नौकरी करने लगी। समय का पंछी पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। अनीता को सर्विस करते करते 8 साल हो गए थे। बच्चे बड़े हो गए थे। एक बीटेक कर रहा था और दूसरा बीएससी। सेवा सिंह बड़ा खुश था। इधर कुछ दिनों से सेवा सिंह अनीता के व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन अनुभव कर रहा था। अब वह अपने कपड़े और बनाव श्रृंगार पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। वह सेवा सिंह से कुछ खिंची खिंची सी रहती। पिछले 3 रविवार बीत गए थे, अनीता घर नहीं आई थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए सेवा सिंह को बड़ी चिंता हो रही थी। उसने सोचा कि सर्विस का मामला है, हो सकता है कि कोई ज़रूरी काम की वजह से नहीं आ पाई हो। जब चौथे रविवार को भी अनीता नहीं आई तो सेवा सिंह बहुत परेशान हो उठा। उस समय आज की तरह मोबाइल की सुविधा नहीं थी। कुछ संपन्न लोगों के यहाँ बड़े दफ्तरों में टेलीफोन लगे थे, इसलिए डाक के अलावा हाल चाल जानने का और कोई साधन नहीं था। सेवा सिंह ने रजनी के मकान मालिक के पते पर पत्र भेजकर अनीता से शीघ्र घर आने के लिए लिखा। जब पत्र का भी कोई जवाब नहीं आया तो सेवा सिंह को अनीता की बहुत चिंता होने लगी। वह महानगर जा पहुंचा। वह सीधे अनीता के कमरे पर पहुंचा, मगर अनीता वहां नहीं थी। मकान मालिक ने रूखे स्वर में कहा, अनीता अब यहाँ नहीं रहती है, उसने तो दूसरा कमरा किराए पर ले लिया है। आज सेवा सिंह को मकान मालिक का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सेवा सिंह की बहुत मिन्नतें करने पर उन्होंने अनीता के नए मकान का पता बताया था। सेवा सिंह पता ढूंढते ढूंढते वहां जा पहुंचा। अनीता उस समय कमरे पर नहीं थी, वह कहीं गई हुई थी। सेवा सिंह वहीं बैठकर अनीता का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद अनीता आई। उसके साथ एक आदमी था जिससे अनीता खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसकी उम्र सेवा सिंह से 8-10 साल कम रही होगी और वह देखने भालने में बड़ा हैंडसम था। अचानक सेवा सिंह को देखकर अनीता का चेहरा पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा रंग जा रहा था। सेवा सिंह बोला, तुम कैसी हो अनीता? मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही थी। अनीता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम इतने दिन से घर क्यों नहीं आई अनीता? सेवा सिंह ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अनीता ने अब अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था। वह सेवा सिंह की ओर देखते हुए रूखे स्वर में बोली, घर? कैसा घर? अब मैं वहां कभी नहीं आऊंगी। सेवा सिंह को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि अनीता शायद मजाक कर रही है। वह अनीता के चेहरे की ओर देखते हुए बोला, ऐसा क्यों कह रही हो अनीता? क्योंकि
वह घर अब मेरा नहीं रहा। यह राजीव है और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है, अनीता ने सपाट स्वर में कहा। क्या? हैरत से सेवा सिंह कभी अनीता को देख रहा था तो कभी राजीव को। उसने सपने में भी गुमान नहीं था कि अनीता ऐसा गुल खिलाएगी। इसके बाद सेवा सिंह ने अनीता को मनाने, घर ले जाने की हर संभव कोशिश की। उसे बच्चों की ममता का भी वास्ता दिया, मगर अनीता पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उस पर तो राजीव के प्यार का रंग चढ़ा हुआ था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर सेवा सिंह के साथ घर जाने को तैयार नहीं हुई। सेवा सिंह को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या यह वही अनीता है जो एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रहना चाहती थी। अंत में अनीता ने एक ऐसी बात कह दी जिससे सेवा सिंह के दिल को चीर कर रख दिया था। वह बोली, मुझे तो यह बताते बड़ी शर्म आती है कि मेरे पति एक चपरासी हैं। यह सुनकर सेवा सिंह काफी देर तक बुद्ध बना वहां खड़ा रहा, फिर बिना एक शब्द कहे वह वहां से चला आया। सेवा सिंह के बेटे अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। जब उन्हें पता चला तो वे भी अपनी माँ को मनाने उनके पास गए, मगर अनीता ने दो टूक कह दिया कि अब वह किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसकी आंखों पर तो राजीव के प्यार का चश्मा लगा हुआ था, इसलिए वह अपने निर्णय पर अडिग रही। बच्चों की ममता से भी उसका दिल नहीं पसीजा। इस घटना को 20 साल बीत गए। अनीता की बेवफाई से सेवा सिंह बुरी तरह टूट गया था। उसके दिल का चमन उजड़ चुका था। लाख कोशिश के बाद भी वह अनीता के प्यार को भूल नहीं पाया था। हर समय मुस्कुराते रहने वाला सेवा सिंह बिल्कुल गुमसुम सा रहने लगा। उसका बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया और छोटा प्रोफेसर। दोनों चाहते थे कि पापा उनके पास आकर रहे, मगर सेवा सिंह अपने घर को छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस घर से अनीता की यादें जुड़ी हुई थी। गम को भुलाने के लिए वह शराब पीने लगा, मगर शराब के नशे में भी अनीता की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती। सेवा सिंह 58 साल का हो गया था। उसके रिटायरमेंट में अब केवल 2 साल रह गए थे। वह बिल्कुल बूढ़ा लगने लगा था। कॉलेज बंद हो जाने के बाद भी वह कभी कभी घंटों कॉलेज में बैठा रहता। शाम के 5 बज गए थे। सब लोग कॉलेज से जा चुके थे, मगर रोज की भांति आज भी सेवा सिंह कॉलेज में ही बैठा हुआ था। वह जाने किन विचारों में खोया हुआ था। तभी उसने कॉलेज के गेट में से किसी व्यक्ति को घुसते देखा। इस समय कौन हो सकता है? वह सोच में पड़ गया। चारों ओर हल्का सा धुंधला सा छाने लगा, इसलिए सेवा सिंह उसे पहचान नहीं पाया। वह धीरे धीरे चलता हुआ सेवा सिंह के पास आकर रुक गया। सेवा सिंह ने जब गौर से उसके चेहरे की ओर देखा तो वह चौंक गया। वह अनीता थी। कभी बेहद सुंदर लगने वाली अनीता का चेहरा सूख कर काला पड़ चुका था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र लग रहा था। इससे पहले कि सेवा सिंह कुछ कहे, अनीता बोली, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है। मैं अपने साथ हुए विश्वासघात और जुल्मों की कहानी सुनाकर आपके दिल को दुखाना नहीं चाहती। फिर अब तुम यहाँ मेरे पास क्या करने आई हो? सेवा सिंह ने उसको घूरते हुए कहा। देखो, मैं इस दुनिया में अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मेरी दिली इच्छा है कि जिस घर में मेरी डोली आई थी उसी घर से मेरी अर्थी निकले, अनीता भावुक स्वर में बोली। सेवा सिंह सोच में पड़ गया। अनीता के बहुत अनुनय विनय करने पर सेवा सिंह का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि अब यह घृणा की नहीं दया की पात्र है। वह उसे अपने घर ले आया। अपने घर आकर अनीता के बेजान शरीर में पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई थी। अगले दिन उसने अपना पूरा घर साफ किया। उसका चेहरा एक अजीब से उत्साह से दमकने लगा था। तीसरे दिन अचानक अनीता की हालत बिगड़ गई। उसकी सांस बहुत अटक अटक कर चलने लगी। सेवा सिंह डॉक्टर को बुलाकर लाने के लिए उठा, मगर अनीता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अब बचूंगी नहीं। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं आपकी गोद में सिर रखकर इस दुनिया से विदा लूं। क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? सेवा सिंह अनीता के पास बैठ गया और उसने अनीता का सिर अपनी गोद में रख लिया। आपको मैं बता नहीं सकती कि क्या आपने मेरा सिर अपनी गोद में रखकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अनीता ने सजल नयनों से सेवा सिंह की ओर देखते हुए कहा।
घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सेवा सिंह ने उसे दिलासा दिया। अब अनीता के चेहरे पर न तो अपने पति के साथ किए विश्वासघात का अपराध बोध था और न ही दूसरे पति राजीव द्वारा दिए गए छलावे की प्रवंचना, बल्कि उसका चेहरा तो अपने पहले पति के प्रति निश्चल प्रेम की अलौकिक आभा से दमक रहा था। स्नेह भरी नजरों से एक बार उसने सेवा सिंह की ओर देखा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर देखते ही देखते उसकी आंखें पथरा गई थी, क्योंकि अनीता ने उस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।